बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं अहमद इक्यूमेंटरी यूट्यूब चैनल। क्लास 9 केमिस्ट्री के लिए हमने क्लासेस का आगाज किया था और इस सिलसिले में 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं। ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने केमिस्ट्री और फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इसी तरह केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर चेंजेस वो भी एक्सप्लेन किए थे और मुस्लिम पीरियड यानी पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट और इसके फेमस साइंटिस्ट भी मैंने अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन किए हैं। आज हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री जो है ये एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, यानी अगर आप केमिस्ट्री को देखें तो केमिस्ट्री की बहुत सारी एप्लीकेशन है और हमारी डेली लाइफ जो है ये केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं। तो इसीलिए अगर हम केमिस्ट्री को स्पेसिफिकली 8 फील्ड में डिवाइड करें तो ये बड़ी ज्यादती होगी, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से केमिस्ट्री की जो 8 अहम सब ब्रांचेस थे वो दिए हैं, तो हम वो 8 ब्रांचेस एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कंपोजिशन की बीच रिलेशनशिप स्टडी करते हैं और इसी के साथ साथ जो चेंजेस आते हैं वो भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। हम ये चीजें ना सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं बल्कि इसी के साथ साथ हम वो लॉज, वो थ्योरीज भी स्टडी करते हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन पे फोकस करता है। अब ये सारे तो मैंने आपको बताए, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे डिफिकल्ट टर्म्स है वो हम अपने टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। यानी फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कंपोजिशन की बीच रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं। मैंने आपको बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो हम या तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं, या हम इसे मेजर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कलर को देखें तो कलर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी चीज का कलर ये व्हाइट है, ये रेड है, तो ये क्या है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर हम देखें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टी है क्योंकि इन्हें हम मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं और इसके साथ साथ केमिकल कंपोजिशन जो है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कंपोजिशन के बीच रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया था कि केमिकल कंपोजिशन का मतलब यह है कि ये मॉलिक्यूल किन किन चीजों से केमिकली कंपोज्ड हुआ है। लेट सपोज मैंने आपको बताया कि अगर कोई आपसे पूछे कि वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है तो आप बताओगे कि H2O। अब यहाँ पर अगर हम H2O को देखें तो ये वाटर जो है ये 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है, तो ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और केमिकल कंपोजिशन की बीच रिलेशनशिप स्टडी करते हैं कि आया जब ये फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है तो इसके साथ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है कि नहीं होती, या अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चेंज होगी तो इसके साथ केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी कि नहीं होगी, और अगर चेंज होगी तो किस तरह की चेंजेस आती है इसके साथ। तो ये सारी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की स्टडी है। फिर मैंने बताया कि हम लॉज और थ्योरीज केमिकल कॉम्बिनेशन की स्टडी है। केमिकल कॉम्बिनेशन के बहुत सारे लॉ है। एक लॉ तो यह है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी आप अगर जितनी भी रिएक्टेंट का मास होगा इतनी ही हमारे पास प्रोडक्ट का मास होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहती है कि व्हेन एवर अ केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट, या जितने भी हमारे पास जो रिएक्टेंट होते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट ऑन राइट हैंड साइड। ये है। फिर हमारे पास है लॉ ऑफ डिपेंडेंट कंपोजिशन। वो हमसे कहती है कि आप अगर किसी भी सोर्स से एक केमिकल कंपाउंड हासिल करोगे तो इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होगी वो खास होगी। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप यूरोप से पानी लोगे तो इसका फार्मूला भी H2O होगा, अगर आप पाकिस्तान से पानी लोगे तो इसका भी फार्मूला H2O होगा, क्योंकि केमिकल कंपाउंड जो है इसकी एक खास केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, डेली लाइफ एग्जांपल। अगर आप प्रेशर कुकर को देखें, ये हमारे पास लेट सपोज एक प्रेशर कुकर है। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रेशर कुकर है। तो आप अगर प्रेशर कुकर को लोगे तो ये जो प्रेशर कुकर है
यानी फिजिकल केमिस्ट्री एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, यानी जितनी भी गैस ला जैसे बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, एवोगाड्रोस ला, ये सारे जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री है। यानी द फिजिकल केमिस्ट्री एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर दैट अलाउज फूड टू कुक फास्टर अंडर हाई प्रेशर। अब आप कहेंगे कि किस तरह? लेट सपोज मैं आपको बताऊं कि हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। क्या है हमारे पास? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ये हमने पढ़ा है कि जब हम किसी चीज की प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इसकी बॉइलिंग, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या है? बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली एक चीज की बॉइलिंग पॉइंट जो है ये एक्सटर्नल प्रेशर या एनवायरमेंटल प्रेशर पे डिपेंड करती है। अगर एनवायरमेंटल प्रेशर ज्यादा होगा तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी तो ज्यादा टेम्परेचर लेगी, और जब ज्यादा टेम्परेचर लेगी तो हमारे पास जो चीजें हैं खाने के लिए वो जल्दी पक जाएंगी। जैसा कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब हम पहाड़ों पे चलते हैं तो पहाड़ों पे जो एनवायरमेंटल प्रेशर होता है ये कम होता है, तो इस वजह से जो चीज है इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, तो इस वजह से ये कम टेम्परेचर लेती है और पकने में बहुत ज्यादा टाइम लगती है। लेकिन अगर आप समंदर की सतह पर चले जाओ, वहाँ एनवायरमेंटल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से जो इसकी बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसी वजह से जो हमारी चीजें हैं खाने के लिए वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्व करती है और जल्दी पक जाती है। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये हमारी इस फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे, यानी बॉयल्स ला, एवोगाड्रोस ला, चार्ल्स ला और इसी तरह आइडियल गैस इक्वेशन, ये सारे हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। फिर है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के कोवेलेंट कंपाउंड स्टडी करते हैं और इसकी डेरिवेटिव्स। अब आप यहाँ पर हमसे कहेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या है। लेट सपोज मैं आप के लिए यहाँ पर लिखता हूँ, ये हमारे पास है CH4, तो ये हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन जो है इसका एक कंपाउंड है और ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक है। अब डेरिवेटिव्स वो कंपाउंड होते हैं जो एक खास केमिकल कंपाउंड से जो है हासिल होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इससे एक हाइड्रोजन उठाऊं और एक हाइड्रोजन की जगह मैं क्लोरीन लगाऊं तो ये हो जाएगा CH3Cl। अब यहाँ पर क्लोरीन ने आके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो ये हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव्स है। क्या है हमारे पास? डेरिवेटिव्स। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर CH2 लगाऊं और 2 क्लोरीन लगाऊं तो ये भी हमारे पास डेरिवेटिव्स है। यानी डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए ये बात जरूरी है कि ये जो नया आने वाला एटम होगा या नया आने वाला एलिमेंट होगा ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। अगर कार्बन को रिप्लेस किया तो ये हाइड्रोकार्बन की डेरिवेटिव्स नहीं होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जरूरी है कि इसमें हमेशा कार्बन होगा। अगर कार्बन नहीं है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूं कि द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक भी एटम नहीं होगा। यहाँ पर यह हाइड्रोकार्बन है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन है, तो ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ये भी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन और इसकी डेरिवेटिव्स को हम स्टडी करते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें, जितनी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है यानी गैसोलीन जो आप गाड़ियों में डालते हैं, इसी तरह गैसोलीन, नेचुरल गैस यानी कोयला जो है, यानी जितनी भी सारी चीजें हैं ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक है। द गैसोलीन यूज्ड इन योर कार एंड द प्लास्टिक कंटेनर इन योर किचन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राइमरीली मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन चेन। मैंने आपको बताया कि ये जो सारी प्लास्टिक है, ये जो सारी गैसोलीन प्रोडक्ट है, ये सारे क्या है? हमारे पास ऑर्गेनिक है। फिर है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये हमारे पास केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम वो सारे कंपाउंड स्टडी करते हैं जो हाइड्रोकार्बन और इसकी डेरिवेटिव्स के अलावा हो। अब हाइड्रोकार्बन और इसकी डेरिवेटिव्स के अलावा जितनी भी कंपाउंड है वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो कंपाउंड जो हम अर्थ क्रस्ट से हासिल करते हैं यानी जमीन से हासिल करते हैं, तो या मिनरल और मेटल की स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये भी अच्छा डेफिनेशन है। द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन को स्टडी नहीं करेंगे। इट कवर मिनरल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मिनरल, मेटल्स, नॉन मेटल यानी आयरन, स्टोन, ये सारी चीजें, साल्ट, ये सारी जो चीजें हैं ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल अगर आप देखें,
टेबल साल्ट और ग्लासेस। टेबल साल्ट जो आप कानों वगैरह में डालते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड, ये भी हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह सिलिका जो रेत है, इसके बेसिकली फार्मूला सिलिका है और रेत ही से हमारे पास ग्लास विंडोज बनते हैं। ये जो शीशी है ये रेत से बनते हैं। आर द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम मैटर को डिटरमाइन करते हैं। मैटर को क्या करते हैं, मैटर को डिटरमाइन करते हैं। या तो हम मैटर की क्वांटिटी मालूम करते हैं, क्या मालूम करते हैं, मैटर की क्वांटिटी, या हम मैटर की क्वालिटी मालूम करते हैं, क्या मालूम करते हैं, क्वालिटी। अब क्वांटिटी आप मिकदार को कहते हैं और क्वालिटी आप मायार को कहते हैं। जब हम मैटर की मायार और मिकदार मालूम करते हैं तो हमारे पास बुनियादी तौर पर एनालिटिकल केमिस्ट्री है। अब ये मायार मालूम करने के लिए और मिकदार मालूम करने के लिए जितनी भी सारी तकनीक्स है वो तो एनालिटिकल केमिस्ट्री ही की तकनीक हुई, यानी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री के ही हुए। यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कंपाउंड इन अ सैंपल। It uses both qualitative and quantitative analysis। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम सेपरेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, रिलेटिव अमाउंट ऑफ कंपोनेंट। यानी लेट सपोज ये हमारे पास एक सैंपल है और इस सैंपल में हमारे पास ये एक कंपाउंड है ए, इसकी मिकदार है हमारे पास 10%, एक कंपाउंड है बी, इसकी मिकदार हमारे पास है 20%, एक कंपाउंड है सी और इसकी मिकदार हमारे पास है 70%। तो ये रिलेटिव अमाउंट मैंने मालूम किया कि इसमें जो है ए का मिकदार 10% है, बी का मिकदार 20% है और सी का मिकदार 70। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव अमाउंट मैंने मालूम की इस सैंपल की कंपोनेंट में। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम सेपरेशन करते हैं, एक चीज को दूसरी चीज से अलग करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी मालूम करती है कि इस चीज में आया ये चीज मौजूद है या नहीं। सबसे पहले तो मैंने मालूम किया कि इसमें ए मौजूद है, बी मौजूद है, सी। तो किसी चीज को मालूम करना, आइडेंटिफाई करना, ही हमारे पास क्या है, क्वालिटी यानी मिकदार मालूम करना है कि इसमें ये चीज मौजूद है। फिर इसी क्वालिटी, इन्हीं चीजों की जो मिकदार मालूम करना, इसे हम क्वांटिटी कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्वालिटी मालूम की, फिर मैंने क्वांटिटी मालूम की, तो ये क्या हुआ हमारे पास, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब इसका एक डेली लाइफ एग्जांपल, अगर आप जैसे आप लैब में जाते हैं, लेबोरेटरी में जाते हैं, अपने ब्लड सैंपल को चेक करते हैं कि इसमें ग्लूकोज का लेवल मालूम करें। तो जब आप ग्लूकोज की लेवल मालूम करते हैं अपने ब्लड में, तो ये क्या है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्योंकि आप अपने ब्लड में मैटर की क्वांटिटी मालूम करते हैं ना, या कोलेस्ट्रॉल मालूम करते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। या आप वाटर का सैंपल लेते हैं और इसमें मालूम करते हैं कि इसमें कैल्शियम कितना है, पोटेशियम कितना है, आया इसमें ये मौजूद है या नहीं है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। फिर इसके बाद आते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल सब्सटेंसेस स्टडी करते हैं और इन ही केमिकल सब्सटेंसेस की जो प्रोसेस होते हैं वो स्टडी करते हैं। लेकिन ये किस चीज में, विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद है और इनकी केमिकल प्रोसेस। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 4 बड़े मैक्रोमॉलिक्यूल मौजूद है, यानी 4 बड़े केमिकल कंपाउंड। फिर बहुत सारे हैं, मिलियंस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स है, मिलियंस ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल है, लेकिन 4 बड़े हैं। एक है हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। अब इन ही 4 बड़े कंपाउंड यानी 4 बड़ी केमिकल या मैक्रोमॉलिक्यूल जो है, जो केमिकल सब्सटेंसेस है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, इन्हीं की जितनी भी केमिकल प्रोसेस है, यानी प्रोटीन किस तरह बनते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ किस तरह की रिएक्शन करती है, प्रोटीन हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड से तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल बना हुआ है, यानी डीएनए और आरएनए। और डीएनए और आरएनए की अलावा तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। यानी अगर आप देखें तो ये जितनी भी यूनिवर्स में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर जितने भी केमिकल कंपाउंड है, यानी अगर आप ले, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो अमाइनो एसिड हो, जितनी भी चीजें हो, इन्हीं केमिकल कंपाउंड के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, के प्रोसेस को, इन्हीं की स्ट्रक्चर को, इन्हीं की स्टडी को, और ये एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्शन करते हैं, ये हमारे बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक है। इट एक्सप्लेन हाउ मैक्रोमॉलिक्यूल लाइक
प्रोटीन एंड लिपिड इंटरेक्ट। ये मैंने आपको बताया कि किस तरह मैक्रोमोलिक्यूल जो हमारे पास प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, किस तरह रिएक्शन करते हैं। फिर है डेली लाइफ एग्जांपल। अगर हम डाइजेशन में देखें, द वे योर बॉडी ब्रेक डाउन अ पराठा और एन एप्पल इनटू एनर्जी इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन लाइक मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। जिस तरह आप जब पराठा खाते हो, आप जब सेब खाते हो, तो जब ये अंदर जाता है तो मैदे जब इसको प्रॉपर डाइजेस्ट करते हैं तो फिर इससे हम क्या करते हैं, ग्लूकोज हासिल करते हैं। और ये ग्लूकोज जो है ये पारदर इसका मेटाबॉलिज्म होता है, यानी ग्लूकोज जो है इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है रिस्पायरेशन के थ्रू, और इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं और एनर्जी यानी एनर्जी एटीपी की शक्ल में होती है। तो ये सारे क्या चीज है, ये सारे हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। मेटाबॉलिज्म सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन बॉडी। मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म, हमारे जिस्म में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, यानी सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, हमारे जिस्म में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है इसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर दो तरह की रिएक्शन है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। फिर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, नाम ही से जाहिर है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम किसी केमिकल सब्सटेंसेस की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी ये केमिकल सब्सटेंस किस तरह बनते हैं ऑन लार्ज कमर्शियल स्केल, यानी इंडस्ट्री में किस तरह बनते हैं यूजिंग बेसिक रॉ मटेरियल। जैसे कि अगर अब मैं आपको बताऊं कि ये जिस फर्टिलाइजर यानी हमारे पास जो फसलों के लिए इस्तेमाल होते हैं, सोप, डिटर्जेंट, इवन दो अगर हम देखें तो ये जो लेदर है ये भी ऑर्गेनिक है ना, ये चमड़ा जो है ये भी ऑर्गेनिक है। अगर इससे हमारे शूज किस तरह बनते हैं, इसके अलावा बहुत सारे केमिकल कंपाउंड, मेडिसिन किस तरह बनते हैं, जितनी भी अगर हम इंडस्ट्री में सीमेंट किस तरह बनते हैं, इंडस्ट्री में एक केमिकल सब्सटेंस की मैन्युफैक्चरिंग किस तरह होती है और ये किन किन चीजों से बनती है, ये हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। यहाँ पर मैंने डेली लाइफ एग्जांपल लिखा है, फर्टिलाइजर एंड सोप, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूरिया फॉर द क्रॉप्स, यानी हम फसलों के लिए जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारे वापर मिकदार में हम यूरिया मैन्युफैक्चर करते हैं, इसकी सिंथेसिस करते हैं, या हम डिटर्जेंट वगैरह जो है ये बनाते हैं इंडस्ट्री में क्लीनिंग एक्शन के लिए। फिर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाम ही से जाहिर है कि हम इसमें न्यूक्लियर स्टडी करेंगे। तो ये द स्टडी ऑफ चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियर ऑफ एन एटम, यानी हमारे पास एक एटम होता है और इस एटम के बीच एक सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में हमारे पास जो होता है वो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जो शेल्स होते हैं इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो एटम की न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम एटम की न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, और इन एटम की न्यूक्लियस में जो चेंजेस आते हैं, जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, इसी को स्टडी करते हैं। तो द स्टडी ऑफ चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियर ऑफ एन एटम, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी क्या है, जब एक एटम या एक एटम की न्यूक्लियस जो है इससे रेडिएशन एमिट होते हैं तो इसके हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है, आगे हम इसका डिटेल डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। किस तरह एप्लीकेशन है, यानी कैंसर, ये रेडियोथेरेपी में यूज होते हैं। कैंसर जो होता है ये आजकल बहुत बड़ी बीमारी है, इसका जो ट्रीटमेंट है ये हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के थ्रू करते हैं। द यूज ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप कोबाल्ट 60 एक आइसोटोप है और ये हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। अब आइसोटोप का नाम यहाँ पर आए तो आइसोटोप भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आइसोटोप क्या है, तो आइसोटोप वो एटम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, यानी आइसोटोप की एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होगी, एटॉमिक नंबर हमारे पास आइसोटोप के सेम होगी। लेकिन जो मास नंबर है, क्या है हमारे पास, मास नंबर ये हमारे पास डिफरेंट होगी। क्या होगी हमारे पास, डिफरेंट, यानी वो एटम जिस एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोप। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक, ये हमारे पास 2, 1, यानी ये हाइड्रोजन है, हमारे पास हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप है। क्या है, सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप है, तीनों की एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन एक के मास नंबर 1 है, एक के मास नंबर 2 है और एक के मास नंबर 3 है। तो इसे हम आइसोटोप कहते हैं। अब ये डिफरेंस किस चीज की वजह से आते हैं तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम वो सारे केमिकल प्रोसेस जो हमारे एनवायरमेंट में होते हैं और इन्हीं केमिकल प्रोसेस के लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या ह्यूमन पे
क्या इम्पैक्ट है, ये हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यानी लेट सपोज हम ये डिस्कस करेंगे कि केमिकल प्रोसेस, हम इसमें तो स्टडी करते हैं कि वाटर साइकिल क्या है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है, आया इस वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल पर ह्यूमन पर क्या इफेक्ट है, क्या अगर इसमें चेंजेस आते हैं तो ह्यूमन इफेक्ट होता है, बिल्कुल इफेक्ट होता है। आजकल की जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग है ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से है, यानी ग्लोबल जो सैलाब्स आते हैं ये वगैरह, ये सारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। तो इन चीजों को हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके अलावा मैंने डेली लाइफ एग्जांपल लिखा है वाटर प्यूरिफिकेशन, यानी वाटर की सफाई, टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड ट्रीटिंग इट विद क्लोरीन टू रिमूव हार्मफुल केमिकल्स एंड बैक्टीरिया इज एनवायरमेंटल केमिकल प्रोसेस। यानी जब आप पानी लेते हैं और पानी को जो है इसकी क्वालिटी चेक करते हैं और इसके साथ आप क्लोरीन ट्रीटमेंट करते हैं और आप इसे बैक्टीरिया और केमिकल से पाक बनाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, वाटर को जब हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं, किस चीज के साथ, क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये क्लोरीन जो है वाटर से ऑक्सीजन बनाते हैं और ये ऑक्सीजन जो है जर्म्स वगैरह को किल करते हैं, तो हमारे पास पानी साफ हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी बुक में नीचे लिखा है टेस्ट योरसेल्फ, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने वो क्वेश्चन लिखे और इसके आंसर देंगे। अ केमिस्ट मोस्टली यूज व्हिच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन ड्रिंकिंग वाटर। कहते हैं हमसे कि केमिस्ट कौन सा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यूज करते हैं जब वो वाटर में इम्प्योरिटी चेक करते हैं अमाउंट की। तो सबसे पहले वो इम्प्योरिटी चेक करना है, यानी क्वालिटी चेक करना है। और क्वालिटी हम किस चीज में चेक करते हैं, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में ना। तो क्वालिटी और क्वांटिटी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है। वाइल द, यहाँ पर मैंने फिर कॉन्सेप्ट भी लिखा है, वाइल द वाटर इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट द स्पेसिफिक एक्ट ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी इम्प्योरिटी जब हम मेजर करते हैं इज द जॉब ऑफ एन एनालिटिकल केमिस्ट। फिर इसके बाद आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, A chemist in which branch of chemistry determine the composition of a substance। तो एक कंपाउंड की कंपोजिशन यानी बनावट की, कंपाउंड किस किस चीज से बना है, तो ये भी हमारे पास क्या है, क्वालिटी है ना। और फिर इसके मास डिटरमाइन करना, तो ये हमारे पास क्वांटिटी है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी ये भी किसका काम है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का। दिस ब्रांच इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, क्वालिटेटिव यानी क्वालिटेटिव में जो हम है फाइंड आउट व्हाट द सब्सटेंस इज, कि कौन सा सब्सटेंस है, यानी कंपोजिशन हमने फाइंड किया कि इसमें कौन कौन सा सब्सटेंस है। एंड क्वांटिटेटिव यानी फाइंड आउट हाउ मच, और फिर ये सब्सटेंस कितनी मिकदार में मौजूद है। तो ये भी एनालिटिकल केमिस्ट का ही काम है। अ केमिस्ट डेवलप अ मेडिसिन, एक केमिस्ट ने एक मेडिसिन बनाया टू हेल्प पेशेंट, ताकि मरीजों की हेल्प कर सके विद थायराइड प्रॉब्लम। किस चीज की प्रॉब्लम से, थायराइड यानी जो गले के प्रॉब्लम होते हैं। इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज दिस केमिस्ट वर्क। आपकी बुक के मुताबिक ही हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में जो है हम केमिकल कंपाउंड और इसकी जो इफेक्ट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर स्टडी करते हैं। लेकिन अगर हम फिर डीप चले जाए तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का काम है। बिकॉज द थायराइड इज अ ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी दैट प्रोड्यूस हार्मोन। थायराइड जो है ये ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में और ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। स्टडिंग हाउ टू फिक्स एट केमिकल बैलेंस इज द बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस, ये एक बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स भी दिए। ये आदमी जो है ये वाटर की प्योरिटी की एनालिसिस करते हैं, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है। यहाँ पर हम मास और कंपोजिशन, ये मास हमने चेक किया है कि इतनी इतनी मिकदार है और फिर इसकी इतनी इतनी क्वांटिटी, ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री है। ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, यानी इसकी प्रॉब्लम है, तो ये बायोकेमिस्ट्री में। और फिर अगर हम डीप चले जाए तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही काम है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको इसी ही टॉपिक में प्रॉब्लम्स हो या मसले हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और ये जो नोट है ये भी मैं आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।